नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर। शिवराज दरभंगा में मखाना उत्पादन बढ़ाने के लिए मखाना उत्पादक किसानों के साथ करेंगे विस्तृत चर्चा। किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम की तैयारियों की भी करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता की जाएगी प्रदान। देश भर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ किए विचार साझा। प्रधानमंत्री ने कहा, बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार हो रही है वृद्धि। मध्य प्रदेश के भोपाल में जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल से जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ाकर लगभग 5 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाएगा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के बीआरटी टाइगर रिजर्व का जिक्र किया, जिसमें बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इसका क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है, जो बाघ की पूजा करते हैं। वहीं गुजरात के लोगों ने गिर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी तेजी से बढ़ी है। हुली वेशा तमिलनाडु के पुली और केरला के पुलिकली जैसे कई कल्चरल डांसेस हैं जो नेचर और वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों का भी बहुत आभार करूंगा, क्योंकि वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हैं। कर्नाटका के बीआरटी टाइगर रिजर्व में बाघों की आबादी में लगातार वृद्धि हुई है। इसका बहुत क्रेडिट सोलिगा ट्राइब्स को जाता है, जो बाघ की पूजा करते हैं। इनके कारण इस क्षेत्र में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना के बराबर होता है। गुजरात में भी लोगों ने गिर में एशियाटिक लायंस की सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया है कि प्रकृति के साथ को एग्जिस्टेंस आखिर क्या होता है। साथियों, इन प्रयासों के कारण ही पिछले कई वर्षों में बाघ, तेंदुए, एशियाटिक लायंस, राइनो और बारहसिंगा की आबादी तेजी से बढ़ी है और भारत में वन्य जीवों की डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है, ये भी गौर करने लायक है। एशियाटिक लायंस देश के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, जबकि टाइगर का क्षेत्र है पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत। वहीं राइनो पूर्वोत्तर में मिलते हैं। भारत का हर हिस्सा न केवल प्रकृति के लिए संवेदनशील है, बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए भी प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनिमल वेलफेयर के लिए काम करने वाली अनुराधा जी का जिक्र किया, जिन्होंने कम उम्र में ही खुद को एनिमल वेलफेयर के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने 3 दशकों से हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। मुझे अनुराधा राव जी के बारे में बताया गया है, जिनकी कई पीढ़ियों का नाता अंडमान निकोबार आइलैंड से रहा है। अनुराधा जी ने कम उम्र में ही
एनिमल वेलफेयर के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। 3 दशकों से उन्होंने हिरण और मोर की रक्षा को अपना मिशन बनाया। यहाँ के लोग तो उन्हें डियर वुमेन के नाम से बुलाते हैं। अगले महीने की शुरुआत में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाएंगे। मेरा आग्रह है कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से जुड़े लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं। यह मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। इस क्षेत्र में अब कई स्टार्टअप्स भी उभर कर सामने आए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 3 समान किस्तों में वार्षिक 6,000 रुपए दिए जाते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि देश भर के 9 करोड़ 80 लाख से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को अब तक 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। श्री चौहान ने कहा कि देश भर के 731 कृषि विज्ञान केंद्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री दरभंगा में मखाना उत्पादक किसानों के साथ विस्तृत चर्चा कर मखाना उत्पादन बढ़ाने और लागत कम करने के संबंध में सुझाव लेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान आज शाम दरभंगा से भागलपुर पहुंचकर वहां कल प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित होने वाले किसान सम्मान समारोह कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बिहार अद्भुत राज्य है। यहाँ का टैलेंट, यहाँ के मेहनती किसान और विशेषकर बिहार का मखाना सुपर फूड है। और मखाना का उत्पादन बढ़े, प्रोसेसिंग हो, गुणवत्ता बढ़े। अभी मखाना उत्पादक किसान कई कठिनाइयों में काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन कठिनाइयों को दूर किया जाए, इसके लिए इस बार मखाना बोर्ड का गठन किया जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी के आगमन के कार्यक्रम की तैयारियां भी देखूंगा, क्योंकि कार्यक्रम केवल बिहार में नहीं है, कार्यक्रम देश भर के किसानों के लिए बिहार के साथ और सभी जिलों में, ब्लॉक मुख्यालय पर, पंचायतों में और विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान प्रधानमंत्री जी को सुनने इकट्ठा होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुकुल कुरुक्षेत्र में प्राकृतिक खेती फार्म का निरीक्षण किया। निरीक्षण के अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अब केंद्र सरकार जन आंदोलन बनाएगी। इसके लिए केंद्रीय स्तर पर एक समिति बनाई जाएगी और इसे जन आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। प्राकृतिक खेती का मिशन उनके नेतृत्व में बना है और अब बहुत जल्दी राष्ट्रीय स्तर की एक समिति हम गठित कर देंगे और फिर प्राकृतिक खेती का अभी भी अभियान चल रहा है। आचार्य जी चला रहे हैं, कई किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन एक आंदोलन का इसको स्वरूप देने का हम प्रयत्न करेंगे। कृषि मंत्री ने प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए कहा कि ठीक से किसानों को ट्रेनिंग देकर अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता भी बढ़ेगी और धरती भी बचेगी। ठीक से किसानों को ट्रेनिंग देके अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन भी बढ़ेगा, गुणवत्ता तो बढ़ेगी ही, धरती बचेगी। अब केंचुआ गांव में देखने नहीं मिलता, और केंचुआ वो है जो धरती में 50-50 फुट नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, पूरी धरती को एक तरह से पोली बना देता हो।
पत्थर की तरह कड़ी नहीं होने देता, और केंचुआ मिट्टी खाता और मिट्टी देता, वो भी खाद का काम करती। तो ये प्राकृतिक खेती ही हमारी धरती को बचाएगी, हमारी अन्न की, क्योंकि आज विषाक्त अन्न खा के कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, उससे भी बचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन घटता नहीं है, बल्कि उत्पादन बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती के साथ कई खेती एक साथ की जा सकती हैं। ये सही समय है कि हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। आज मैं देश के किसानों को पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, आचार्य जी के समक्ष बैठकर, ये धारणा गलत है कि प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटता है। अगर सही तरीके से प्राकृतिक खेती की जाए, उत्पादन घटता नहीं है, अपितु बढ़ जाता है। प्राकृतिक खेती में इंटरक्रॉपिंग के कारण एक नहीं, एक साथ गन्ना, गन्ने के साथ सरसों, चना, चने के साथ गेहूं, अलग अलग फसलें ली जा सकती। देश में जैविक और चलाई जा रही हैं। साथ ही किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश के भोपाल में किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में कहा कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोगों के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से संरक्षण के लिए जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती करने का लक्ष्य तय किया जा रहा है। आगामी वर्षों में जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाएगा। कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य किसानों को दिलाने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैविक हाट बाजार लगाए जाएंगे। देश में प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकासखंड विकसित किए जाएंगे। जैविक और प्राकृतिक खेती पर आधारित मेले लगाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। सीमा सड़क संगठन ने बुधल, माहौर, गुल रोड से बर्फ हटाने का काम किया है। फिलहाल बर्फबारी से बाधित हुए राजौरी, माहौर और रामबान के 3 जिलों के बीच संपर्क सुनिश्चित हो गया है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य रही। वहीं 22 फरवरी को ज्यादातर मंडियों में इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 21 फरवरी को धान के सौदे 2035 रुपए पर हुए। 22 फरवरी को यहां इसका भाव बिना किसी बदलाव के 2035 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में भी इस दौरान धान का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ दोनों दिन यानी 21 और 22 फरवरी को इसकी खरीद बिना किसी फेरबदल के 2300 रुपए पर हुई, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में धान के भाव में गिरावट दर्ज हुई। यहाँ 22 फरवरी को धान का भाव 15 रुपए की नरमी के बाद 2225 रुपए से 2210 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की बरेली मंडी में धान के भाव में तेजी रही। यहाँ 21 फरवरी को इसका भाव रहा 2141 रुपए, जो कि 22 फरवरी को 84 रुपए की छलांग लगाकर 2225 रुपए पर पहुंच गया। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132
59 टन की तुलना में 66,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में चने का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ। यहां 21 फरवरी को चने का भाव 5,850 रुपए था, जो 22 फरवरी को बिना किसी बदलाव के 5,850 रुपए पर टिका रहा। वहीं राज्य की राजकोट मंडी में चने के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहां 21 फरवरी को इसका भाव रहा 5,275 रुपए, जो कि 22 फरवरी को 50 रुपए उछलकर 5,325 रुपए हो गया। जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में चने के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 21 फरवरी को चने का भाव रहा 5,550 रुपए, जो कि 22 फरवरी को 40 रुपए टूटकर 5,510 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की रामपुर मंडी में चने का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहां 21 फरवरी को चने का भाव था 7,450 रुपए, 22 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 7,460 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम कोंकण, मराठवाड़ा, विदर्भ और महाराष्ट्र में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। कोंकण में इस समय तैयार लोबिया और तरबूज की तुड़ाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ इस मौसम में मूंग और भिंडी की बुवाई जारी रखें। कोंकण में ही ग्रीष्मकालीन धान में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं मौजूदा और आने वाले दिनों में शुष्क मौसम को देखते हुए बागों और कुल्थी में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। कोंकण के किसान इस समय नए लगाए गए सुपारी और आम के बागों में पौधों को तेज़ धूप से बचाने के लिए घना जाल लगाएं। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इस समय तैयार हो चुकी गेहूं, चना, मक्का और रब्बी ज्वार की कटाई जारी रखें और कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। यहीं इस समय मूंगफली में खाली जगहों को भरने का काम करें। मध्य महाराष्ट्र में ही शुष्क मौसम की संभावना को ध्यान में रखते हुए देर से बोए गए चने, गेहूं, मक्का, गन्ना, सब्जियों, बाघों और अंगूर की बेलों में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं देर से रोपाई की गई खरीफ प्याज में खुदाई से 3 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें। वहीं मराठवाड़ा के किसान इस समय तैयार कुसुम और चना की कटाई के अलावा अदरक और हल्दी की खुदाई जारी रखें। यहीं शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मक्का, गन्ना, ग्रीष्मकालीन तिल, बाघों और सब्जियों में ज़रूरत के अनुसार सिंचाई करें। विदर्भ के किसान इस समय तैयार अलसी, सरसों, काबुली चना, गेहूं और कुसुम की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ इस मौसम में किसान हरे चारे के रूप में मक्का और ज्वार की बुवाई जारी रखें और सुनिश्चित सिंचाई के साथ ग्रीष्मकालीन मूंग की बुवाई करें। विदर्भ में ही मौजूदा और अपेक्षित शुष्क मौसम को देखते हुए गेहूं, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, सरसों, प्याज, मक्का, तरबूज और खरबूज के अलावा सब्जियों और बागों में ज़रूरत के हिसाब से सिंचाई करें। विदर्भ में ही ग्रीष्मकालीन धान में 3 से 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं समय पर बोई गई मूंगफली में खाली जगहों को भरें। यहीं मिट्टी की नमी को संरक्षित करने के लिए बागों में जैविक मल्चिंग करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है।
बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 119वीं कड़ी में देशवासियों के साथ साझा किए अपने विचार। पीएम ने इसरो की कामयाबी का किया जिक्र, कहा इस संगठन ने हमेशा देश को किया है गौरवान्वित। प्रधानमंत्री ने कहा हमारी स्पेस जर्नी की शुरुआत हुई थी बहुत ही सामान्य तरीके से। इसमें कदम कदम पर थी चुनौतियां, लेकिन हमारे वैज्ञानिक विजय प्राप्त करते हुए बढ़ते ही गए आगे। पंजाब सरकार के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल बीते 20 महीनों से एक ऐसे मंत्रालय के थे मंत्री जो मंत्रालय था ही नहीं, यानी सरकारी दस्तावेजों में मौजूद ही नहीं था मंत्रालय। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी फ्रांस की 5 दिवसीय यात्रा पर रवाना, जिसका उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के तरीके की तलाश। सेना प्रमुख अपने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ व्यापक मुद्दों पर करेंगे बातचीत। नौसेना ने सेवा से हटाए गए पोत INS गोलदार को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा। इस पोत को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के रूप में किया जाएगा विकसित। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।